ਓਏ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਾ ਗਿਆ, ਘਾਹ ਖਾ ਗਿਆ, 8-8 ਸੇਰ ਛਟਾਲਾ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਰਕ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ लत्ता मारदा अड्डियां मारदा बाहर बोर्ड तोड़ देता। ये बात तो सभी जानते हैं कि शोबिस की दुनिया में उरूजो ज़वाल के दरमियान चोली दामन का रिश्ता है। शोबिस के दरख्शां सितारों के आखिरी सालों का तज़किरा सुनकर जिंदगी की बेसबाती का यकीन हो जाता है। लाखों दिलों की धड़कन रहने वाले ग्लैमर के बादशाह फकीरी करते हुए देखे जाते हैं। पुरतायश और पुरअसाइश जिंदगी बसर करने वाले कई मशहूर और मकबूल फनकार जिंदगी के आखिरी अय्याम इबरतनाक कसमपुरसी और तन्हाई में गुजारते हैं। मुल्क के मायानाज कॉमेडियन और हीरो अली इजाज के आखिरी सालों का किस्सा भी मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि ये कहा जाए तो गलत न होगा कि उनकी कहानी सबसे दर्दनाक है, क्योंकि उनके अपने घर वालों ने उन पर ऐसे मसाइब तोड़े जिनका तज़किरा सुनकर दिल दहल जाता है। वही बीवी जिससे अली इजाज बेमिसाल मोहब्बत करते थे, अली इजाज से नफरत करने लगी। वो बेटे जिन्हें जिंदगी की सब आसाइशें देने के लिए अली इजाज ने क्या कुछ न किया था, अब उनके पास भी न आते। आखिर ये सब कैसे हुआ और किस तरह शदीद कर्ब और तन्हाई में मुल्क का ये अजीम फनकार दुनिया से रुखसत हुआ, आज की इस खुसूसी वीडियो में हम इसी गमनाक किस्से को छेड़ेंगे। अली इजाज की तबीयत में बचपन से ही खुश मिजाजी और जिंदा दिली का अंसर पाया जाता था। मुनव्वर जरीफ जैसे लेजेंडरी कॉमेडियन के इस क्लास फेलो और दोस्त ने फिल्म, टीवी और थिएटर पर यकसा पजीराई हासिल की। मज़ाहिया अदाकारी हो या संजीदा रोल हीरो का हो या मामन अदाकार का, अली इजाज ने कभी मद्दाहों को मायूस न किया। 1967 में शबाब किरानवी जैसे अजीम डायरेक्टर की सुपरहिट फिल्म इंसानियत से करियर का आगाज करने वाले अली इजाज जल्द ही इंडस्ट्री की जरूरत बन गए। पहले तो वो जानदार कॉमेडी से कॉमेडियंस की इस सनफ में आ खड़े हुए, जिसमें रंगीला, लहरी और मुनव्वर जरीफ जैसे फनकार खड़े थे। फिर वो बतौर हीरो नजर आए तो कितने ही यादगार सीन और गाने उन पर अक्सबंद हुए और कितनी ही औरतें उन पर मर मिटी। मैट्रिक पास अली इजाज ने इस कदर शोहरत के बावजूद बहुत आला ज़र्फी का मुजाहरा किया। उनकी अहलिया बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, मगर अली इजाज के पास भी किसी चीज की कमी न थी। वो दौलतमंद थे, खूबरू थे, मशहूर थे, बावकार और सुलझी हुई शख्सियत रखते थे। वो चाहते तो अपने कई कोलीग्स की तरह दूसरी शादी कर सकते थे या मुआशके लड़ा सकते थे, लेकिन वो अपनी घरवाली के साथ वफादार है। इस शादी से अल्लाह ने उन्हें 2 बेटे भी दिए। झांझरिया छनका दो, बिंदिया भी बनवा दो, तुम चलकर ब्यूटी क्लिनिक में, तुम चलकर ब्यूटी क्लिनिक में मेरे बाल तो सेट करा दो। अली इजाज अपने उरूज के दौर में हर साल करोला गाड़ी का नया मॉडल निकलवाते और बीवी बच्चों को सैर पर ले जाते। उनके घर के बाहर फिल्मी सितारों और फिल्म साजों की गाड़ियों की कतार लगी रहती। वो जहाँ जाते मद्दाहों की भीड़ जमा हो जाती। उन्हें अल्लाह ने खूबसूरत फैमिली से नवाजा। मुस्लिम टाउन लाहौर में उन्होंने एक आरामदा और पुरअसाइश घर भी तामीर किया। बज़ाहिर उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी न थी, लेकिन हकीकत में एक बहुत बड़ी कमी साथ साथ चली आ रही थी। ये कमी उनकी बीवी के दिल में इखलास और एतमाद की कमी थी। मामूल की नाराजगी तो चलती ही रहती थी, जिसकी वजह आम तौर पर फिल्मी हीरोइंस के साथ अली इजाज के काम करने की वजह से पैदा होने वाला हसद होता था। लेकिन अली इजाज और उनकी बीवी के दिल में कैसी खलीज पैदा हो चुकी थी, इसका एहसास अली इजाज को सही मानों में तब हुआ जब उन्हें फालिज का हमला हुआ। इतनी देर हो गई, आ ही नहीं रहा है। मेरा ख्याल है कंघी पट्टी कर रहा है। मैंने इसको मना भी किया था कि कंघी शंगी अब छोड़ दो इस उम्र में, अब तुम गीला कपड़ा मारा करो। वफात से कोई 11 साल कबल जब अली इजाज की उम्र 65 बरस के लगभग थी, फालिज के हमले ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। वो जांबर होकर घर वापस आ गए, लेकिन इस दौरान उनकी बीवी और बच्चों ने जायदाद अपने नाम लगवा ली। इसके बाद पहले तो उनकी बीवी के तेवर बदलना शुरू हुए और फिर बेटे भी अपनी माँ की तरफ हो गए। अली इजाज हर गुजरते दिन के साथ अपने ही घर में अजनबी हो गए। वही घर जो उन्होंने बनवाया था, जिसकी हर ईंट उन्होंने रखवाई थी, जिसमें एसी से गीजर तक का हर आसाइश उनकी कमाई हुई दौलत से आई थी, जिसके गैराज में खड़ी 2 गाड़ियां अली इजाज ने अपनी मेहनत से खरीदी थी। आहिस्ता आहिस्ता ये सब सिर्फ उनकी बीवी और बच्चों का हो गया। वसी बंगले में कई ठंडे कमरों के होते हुए शदीद गर्मी में अली इजाज घर की सबसे ऊपर की मंजिल पर बने एक स्टोर नुमा कमरे में रहते, जहाँ सर्दियों में कोई हीटर नहीं होता था और गर्मियों में सिर्फ एक टेबल फैन मुयसर होता, जिसकी हवा लाहौर की हबस के मुकाबिल बेमानी थी। बूढ़े अली इजाज एक चारपाई पर
बैठे पंखा चलते रहते और उनके बीवी बच्चे एयर कंडीशनर की हवा खाते। उन्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने पोते अजलान से थी, जिसमें वो अपना अक्स देखते थे, लेकिन उसे भी उनसे दूर कर दिया गया। हद ये कि उनकी बीवी और बच्चे उन्हें शक्ल दिखाने के भी रवादार न थे और हफ्तों तक उनकी अपने घर वालों से मुलाकात न होती थी। नौकरों तक को अली इजाज की खिदमत के जुर्म में नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता। अली इजाज की बीवी का उनसे नफरत का ये आलम था कि घर के बाहर से उनके लिए सीढ़ियां निकलवा दी ताकि वो घर के अंदर से न गुजर सकें। ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? मैं देख रहा है कि तू किधर कंप्यूटर तो नहीं। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, मैं रोटी भी खाना। इन हालात में अली इजाज ने करीब 11 साल गुजारे। उनके अक्सर दोस्त, कुलीग्स और शागिर्द भी उनसे दूर चले गए क्योंकि अब उनके पास कोई न था। वो पीटीवी, लॉलीवुड और थिएटर जिसे अली इजाज ने सेंचा था, आंखें फेर चुके थे। उन्हें मुख्तलिफ तकरीबात में सिर्फ इसलिए न बुलाया जाता कि उन्हें पिक एंड ड्रॉप फराहम करनी पड़ेगी। 20 शागिर्द जिनका करियर ही अली इजाज की बदौलत था, अली इजाज को पहचानने पर भी तैयार न होते थे। मद्दाहों के दिलों में अली इजाज की मोहब्बत तो कायम थी, लेकिन मुआशरे ने भी अपने इस अजीम फनकार से बेरुखी दिखाई। वही अवाम जिनके चेहरों पर अली इजाज ने दहाइयों तक मुस्कुराहटें बिखेरी, उन पर तंज और हकारत पे मुबनी जुमले कसने लगे। अली इजाज बताते हैं कि एक रोज वो रिक्शे के इंतजार में खड़े थे क्योंकि उनकी गाड़ी पर एक बेटे और दूसरी पर दूसरे ने कब्जा कर लिया था और दोनों अपने बाप को कहीं ले जाने पर तैयार न होते। रिक्शे का इंतजार करते हुए 2 स्टूडेंट्स ने उन्हें देखा और पहचान लिया। जब एक ने दूसरे को कहा कि आओ अली इजाज को रिक्शा तलाश कर दें, तो दूसरे ने बहुत हकारत से कहा कि छोड़ो, इन एक्टर्स का आखिरी वक्त बहुत बुरा होता है। अली इजाज बताते हैं कि ये बात करके वो फूट फूट कर रो दिए और सारा दिन रोते रहे। ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਦਈਏ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਐਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੇ ਲੱਭ ਲੇਗਾ। ਕਿ मैं दीवार की तरह मुंह करके भी रोता रहा। कि रिक्शे पे बैठे हैं तो यूनिवर्सिटी सामने उनके घर के जी जी बाहर निकले तो कहते यार अली इजाज है। मैंने कहा हाँ अली इजाज है। यार इन्हों का अखीर फिर एक्टर का ही होता है। ये बात सुन के रोते आए थे मेरे पास और जप्पी डाल के रोने लगे। फिर कहते आज यार तू मुंडे नूं क्यों नहीं भेजा? मैं क्या गाड़ी खराब है तो मैं आ गया यार। तो मैनू मुंडिया ने गल की थी। सारा दिन मैं कहीं लेके फिरता रहा, शाम को फिर आके रोने लगे। तो बात ज़हन से निकली नहीं, बात ही नहीं करी थी। फिर मैंने बच्चे को 11 की वजह से 9 बजे भेजना शुरू कर दिया। अली इजाज अपनी जिंदगी से इतने तंग आ चुके थे कि वो अपने साथी फनकार नन्ना की तरह खुदकुशी का भी सोचते थे, लेकिन फिर खुदा के फजलो करम का ख्याल उन्हें इस इरादे से बाज रखता। फालिज के हमले ने उन्हें अल्लाह ताला से बहुत करीब कर दिया था और वो बाकायदगी से नमाज पढ़ने लगे थे। उनका मानना था कि उनकी दुआ की कबूलियत के सबब ही वो फालिज के बाद दोबारा सेहतमंद हुए और चलने फिरने के काबिल हो सके। इन इंतहाई मुश्किल हालात में सिर्फ चंद गिने चुने लोगों ने उनका साथ दिया, जिनमें सरे फहरिस्त उनके शागिर्द और दोस्त कमर जमील का नाम है। कमर जमील ने इस तरह अली इजाज का ख्याल रखा जिस तरह कोई फर्माबरदार और जानिसार बेटा रखता है। वो अली इजाज से बहुत मोहब्बत करते थे। कमर जमील ने अपने बेटे की जिम्मेदारी लगा रखी थी कि वो अली इजाज को पिक एंड ड्रॉप फराहम करेगा। अली इजाज सुबह कमर जमील के दफ्तर जाते और तमाम दिन वहीं गुजारते। नाश्ता और दोपहर का खाना भी वहीं खाते। शाम को वो अपने घर आकर सो जाते। वो अक्सर कमर जमील के सामने बच्चों की तरह रो दिया करते थे। फनकार बहुत हसास होते हैं। अली इजाज को जमाने की गर्दिशों ने बेहद हसास बना दिया था। उन पर सबसे ज्यादा गरा अपनी बीवी और बच्चों का रवैया ही गुजरा था। बीवी से बेजारी का ये आलम था कि वो दुल्हों को शादी से भाग जाने का मशवरा दिया करते थे। बेटों से उनका दिल इस कदर उठ गया था कि वो कहा करते कि काश मेरी एक बेटी होती जो मेरा ख्याल करती। उनकी रात बहुत भारी होती। उरूज के जमाने की हसीन बातें, दोस्तों की यादें, कसम पुरसी का दुख, मुस्तकबिल का खौफ, न जाने क्या क्या अजाब उन्हें तन्हाई में घेर लेता था। वो रोजाना मरते थे। उनका पल पल तकलीफ में गुजरता था। इस सब के बावजूद ना उनकी बीवी को कभी रहम आया, ना बेटों को खुदा का खौफ। ਓਏ ਘਾਹ ਚੋਂ ਗੰਜੀ ਟਿੱਡੀ ਨਿਕਲੀ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? लाते जी की शैल को आए नहीं। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ बैटरी वाला खोता टुटदा। जब शोबिस का पैसा खत्म हुआ है तो घर वालों ने बेवो कर लिया। सही है। बीमार हुए, फालिज हुआ तो घर वालों ने अपने नाम घर करा लिया। घर 2 बेटे हैं, बेटी कोई नहीं इनकी। सही है। वाइफ इनकी असल में जो बीवी है बहुत पढ़ी लिखी है।
ٹھیک ہے. خود میٹرک تھے, اور میٹرک بندہ جب بات کر رہا ہے وہ تعلیم کا دے, آپ ڈفر لوگ ہیں, آپ یہ ہے, تو 103 فلموں کا ہیرو اور اس کو ڈفر کہا جائے, اس کو آپ کو کھانے کی تمیز نہیں ہے, جبکہ ایک 40 سال یا 35 سال یا 38 سال آپ نے گزارے ہیں ایک بندے کے ساتھ. آج وہ ڈفر بھی ہو گیا, پاگل بھی ہو گیا, نلائق بھی ہو گیا, جولیاں بھر بھر کے بندہ پیسے لاتا تھا جس طرح مجھے بتاتا ہے, جی جی, ان کی جیب میں ڈالتا رہا, ان کی جولیوں میں ڈالتا رہا. یہ جو بچے آج نہیں بنے تھے, ماں کے ساتھ ہو گئے تھے, ان کی پینٹوں کے اندر سی کے پیسے اس نے آسٹریلیا بھیجے, ان کو پڑھایا. ایک پروڈیوسر ہے کیوب ٹی وی میں, دوسرے وہ اللہ کی طرف ہو گئے, داڑھی رکھی ہوئی ہے. تو ایک بچہ تھوڑا خیال کرتا تھا ابھی بھی, یاسر اس کا نام ہے. وہ بیوی نے بولنا بند کر دیا, شکل دکھانی بند کر دی جب آپ کو کھانا ہی نہ دیا جائے. ایک بات تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرے بچیوں آپ نے پوچھا ہے کہ ساری بات کریں ان کی, تو ساری بات میں یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کو ڈر پڑ گیا کہ یہ عورت مجھے مار ہی نہ دے. اچھا. انہوں نے وہ رسی سی باندھ کے بوتل کے ساتھ ساتھ والے گھر میں ساتھ والے لٹکا کے, تو انہوں نے پانی مانگا, باجی مجھے ایک بوتل پانی دے دے ٹھنڈا. اچھا. کہ بھائی جناب کے گھر میں 2-3 فریجیں ہیں. اس نے کہا نہیں, وہ پانی میں زہر ہے, اس پانی میں زہر نہیں ہے. اچھا. جب یہاں تک بات چلی جائے نا زندگی کی, پھر زندگی ختم ہو جاتی ہے. آخری جب اٹیک ہوا ہے نا, جب تو یہ حمید لطیف ہاسپٹل میں تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک پیغام بھیجا مجھے, تو میں شہر میں نہیں تھا. صحیح. جب میں شہر میں آیا ہوں تو یہ گھر منتقل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. میں گیا وہاں پہ. اب آپ بلیو کریں, میرے ساتھ وہ میری لیڈیز تھیں جو میرے آفس میں کام کرتی ہیں. جی جی. انہوں نے کہا میں نے علی جاز صاحب سے ملنا ہے, تو آپ جا رہے ہیں تو پلیز مجھے لے جائیں. اوپر چھت کے اوپر ایک کمرہ ہے جسے ہم برساتی کہتے ہیں. جی جی. گھر کا مالک ہو, جس کا ڈرائنگ روم ہو, جس کا اپنا گھر ہو, جس کے اپنی فریجیں, اپنے اے سی ہوں. چارپائی تھی, ٹوٹا کولر تھا, اور پرانا پنکھا جو آپ نے دیکھا ہوگا ٹیبل فین جسے کہتے تھے, وہ پڑا ہوا ہے. تو 2-3 بوتلیں پڑی ہوئی ہیں جن میں مونگ پھلی پڑی ہوئی ہے, 1-2 چیز اور پڑی ہوئی تھی, یہ مجھے وہ نہیں پتا کون سی, دوائیاں پڑی ہوئی تھی. اب گرمی ہو, اس کی ٹیبل فین کی ہوا نہیں آتی. جی جی. اور اوپر والا پورشن کتنا گرم ہوتا ہے. ہاتھ کا پنکھا ان کے پاس تھا, تو ایسے ایسے کر رہے تھے. میں کہا علی جاز صاحب کو ڈرامہ ہو رہا ہے. تو مجھے اپنی وہ آواز میں کہنے, یار جھکتا تو باہر آ جا, یہ انہوں نے بولا. اب وہ اپنا دکھ نہیں بتا رہے, مجھے آگے سے جگت کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں. تو مجھے سمجھ آ گئی. وہ عورت رونے لگی. اس نے کہا کہ مجھے سر آپ نہ تنخواہ دیں, صبح میں ان کی نہ صفائی کر دیا کروں کمرے کی, اور میں ان کے لیے کھانا بنا جایا کروں گی. انہوں نے کہا نہیں, میری بیوی آپ کو مارے گی, لڑے گی اور نکال دے گی, کیونکہ ہر نوکرانی یا نوکر وہ نکال دیا گیا ہے جو میری خدمت کرتا ہے. ایک بچہ اوپر آیا شربت لے کے ہمارے لیے. تو میں نے کہا کہ باجی آتی ہیں اوپر دبانے کے لیے, خدمت کے لیے. کہتا ہے نہیں باجی, آج کل یہ باجی ہے میری. یہ جو بچہ آ رہا ہے نا, اس کو میں منت کرتا ہوں تو یہ میری خدمت کر دیتا ہے. اس کو بھی اب پتہ چلا کہ میں فلم اسٹار ہوں. یہ ملازم ہے, گاؤں سے آیا ہوا ہے, اور جب سے اسے پتہ چلا ہے یہ ٹی وی والا بندہ ہے, تو وہ میری باتیں سنتا ہے اور مجھے دباتا رہتا ہے. جب میں ان کی بولی بولتا ہوں تو کبھی کبھی میرے دل میں نا بہت زیادہ آتا ہے کہ مجھے جیسے لگتا ہے جیسے پیچھے سے وہ بندہ مجھے آواز دے رہا ہے. اس کی کمی میں خود محسوس کرتا ہوں. کئی دفعہ گاڑی میں جاتے جاتے نا, جب میں اس جگہ سے گزرتا ہوں نا جہاں پہ علی جاز صاحب اور میں تھے, تو میں نہیں رہ سکتا. پھر اندر سے کچھ ہوتا ہے مجھے. جیلم کے قریب مجھے کہتے ہیں یار گڈی روک, گڈی روک, گڈی روک. میں کیوں ہے؟ وہ یار دولہے سے کھول لے جا, بالکل کھول لے جا,
ٹی ٹی کرتے بچے ہٹائے تو وہ دولہے کے قریب پہنچ کے جو گھوڑی تھی تو اس کو کہتے ہیں ادھر کان کر کان، تو اس نے کان سیدھا کر دیا. اوے الو دے پٹھیا اج بھی نس جا. وہ بیوی سے اتنا تنگ تھے کہ اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ شادی نہ کروا. گھر سکون کا نام ہے، بالکل. عزت دو عزت لو. آخرکار 18 دسمبر 2018 کی سرد صبح ان کے لیے دنیا کے غموں سے نجات کا پیغام لے کر آئی. وہ کچھ یوں کہ اس صبح ان کا انتقال ہو گیا. بظاہر ان کے بیوی بچے ان کی چارپائی کے ساتھ لگے بیٹھے تھے، لیکن جاننے والے جانتے تھے کہ علی اعجاز کی ضعیفی اور بیماری میں یہ لوگ ان کی چارپائی کے قریب بھی نہ آتے تھے. پاکستان کے دلدادہ اداکار، اسکرین کے راجا علی اعجاز ایک انتہائی اذیت ناک بڑھاپا دیکھنے کے بعد منو مٹی تلے سو گئے، لیکن ان کے مداح آج بھی انہیں یاد رکھے ہوئے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں. کلا مرنا تے اوتھے کلا مرنا، ایتھے کلا مرنا تے اوتھے کلا مرنا، کبھی جیل آنے کی